27 नवंबर 2019 हैदराबाद के शादनगर में रहने वाली 27 साल की प्रियंका रेड्डी घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकलती है। प्रियंका एक वेटरनरी डॉक्टर यानी जानवरों की डॉक्टर थी। उनका क्लिनिक शादनगर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर शमशाबाद में था। प्रियंका के पास एक स्कूटी थी, वो इसी से काम पर आया जाया करती थी, लेकिन घर से क्लिनिक की दूरी ज्यादा थी और इतनी दूरी तक स्कूटर पर जाने में प्रियंका को दिक्कत होती थी। इसलिए वो रास्ते में आने वाले टोंडोपल्ली टोल प्लाजा के पास पार्किंग में स्कूटर को पार्क कर बाकी की दूरी किसी टैक्सी या बस से तय करती थी। ये इनका रोज का रूटीन था और 27 नवंबर के दिन भी वो अपना रूटीन फॉलो करती है। घर से स्कूटी पर निकलती है, टोल प्लाजा पर उसे पार्क करती है और फिर टैक्सी से क्लिनिक पहुंचती है। पूरा दिन क्लिनिक में काम करती है। काम खत्म होने के बाद इनका एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट था। इन्हें किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम थी, इसके लिए इन्हें स्किन के डॉक्टर से मिलना था। ड्यूटी खत्म होने के बाद शाम को वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचती है, अपना चेकअप कराती है और इसी सब में इन्हें रात के 9 बज जाते हैं। तकरीबन 9:18 पर प्रियंका कैब से टोल प्लाजा पर आती है। यहाँ इनकी स्कूटी पार्क थी, जिसे लेकर इन्हें अपने घर जाना था, मगर यहाँ आकर ये देखती है कि स्कूटी के पिछले टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं है। इनकी स्कूटी एक ट्रक के पीछे खड़ी थी। रात काफी हो चुकी थी, हाईवे से सिर्फ ट्रक गुजर रहे थे। आसपास भी ट्रक और उनके ड्राइवर खड़े थे। प्रियंका वहाँ एक अकेली लड़की थी। आसपास खड़े लोग इन्हें घूर रहे थे। ये देखकर प्रियंका को डर लगने लगा था। प्रियंका अपनी स्कूटी के पास घबराई हुई और परेशान खड़ी थी। इतने में एक ट्रक ड्राइवर 26 साल का मोहम्मद आरिफ प्रियंका के पास आता है इनकी मदद करने के लिए, लेकिन आरिफ को देख प्रियंका को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इनकी मदद करना चाहता है। इसलिए प्रियंका उसे मना कर देती है कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर आरिफ वहाँ से चला जाता है। आरिफ उसी ट्रक का ड्राइवर था जिसके पीछे प्रियंका खड़ी थी। प्रियंका का डर अब बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो 9:22 पर अपनी बहन को फोन करती है और उसको सारी बातें बताती है। पूरी बात सुनकर बहन कहती है कि तुम अपनी स्कूटी वहीं पर छोड़ दो और किसी से लिफ्ट लेकर या किसी टैक्सी से घर पहुंच जाओ। इस पर प्रियंका कहती है यहाँ से सिर्फ ट्रक गुजर रहे हैं, कोई टैक्सी या फैमिली गाड़ी होती तो मैं मदद के लिए कहती, और मैं स्कूटी को यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर स्कूटी रात को चोरी हो गई तो मैं क्या करूँगी? प्रियंका फोन पर बात कर ही रही थी कि एक और आदमी उसकी मदद के लिए आता है। इसका नाम था जोलू शिवा। जोलू शिवा आरिफ के ट्रक का क्लीनर था। जोलू शिवा प्रियंका से बात करना शुरू करता है। ये कहता है यहाँ पास में एक पंचर की दुकान है, मैं तुम्हारी स्कूटी को वहाँ से ठीक करा कर ला सकता हूँ। प्रियंका का ट्रस्ट पाने के लिए ये अपना फोन नंबर भी देता है। प्रियंका उसे स्कूटी दे देती है और वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद जोलू शिवा वापिस आकर कहता है पंचर की दुकान बंद है, लेकिन आगे एक और दुकान है, मगर वो थोड़ी दूर है, इसलिए स्कूटी को ट्रक में ले जाना पड़ेगा। इसके लिए प्रियंका मना कर देती है और जोलू शिवा भी वहाँ से चला जाता है। जब जोलू शिवा मदद करने के लिए आया था उस वक्त प्रियंका अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। प्रियंका की बहन ने जोलू शिवा की सारी बातें सुनी थी। जब जोलू शिवा स्कूटी लेकर जाता है तब प्रियंका अपनी बहन से कहती है तुम फोन मत काटना, कुछ ना कुछ बात करती रहना जिससे अकेलापन और डर ना लगे। 9:22 पर प्रियंका ने बहन को फोन किया और 9:42 पर फोन कट हो जाता है। कुछ देर बाद बहन प्रियंका को फोन करती है, मगर प्रियंका का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बहन को लगा कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी और प्रियंका टैक्सी लेकर घर चली गई होगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लेकिन प्रियंका घर नहीं पहुंची थी। परिवार के लोग चिंता करने लगते हैं। उन्हें पता था कि प्रियंका टोल प्लाजा पर रुकी हुई है और वो घर से टोल प्लाजा के लिए निकल जाते हैं। घर वाले जब टोल प्लाजा की पार्किंग में जाकर देखते हैं तो वहाँ ना ही स्कूटी थी और ना ही प्रियंका। परिवार वालों को अब डर लगने लगा था। वो आसपास के लोगों से प्रियंका के बारे में पूछते हैं, मगर किसी को भी प्रियंका की कोई जानकारी नहीं थी। परिवार वाले अब रिपोर्ट लिखाने की सोचते हैं। रात के 12 बज चुके थे। वो लोग जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन साइबराबाद पुलिस स्टेशन था। प्रियंका की बहन पुलिस को सारी बातें बताती है। इस पर पुलिस पूछती है कि आपकी बहन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। बहन पूरा एड्रेस बताती है और यहाँ से पुलिस का एरिया गेम शुरू होता है। पुलिस कहती है ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आपको शमशाबाद पुलिस स्टेशन जाना होगा। हालांकि ये इलीगल था। पुलिस को पहले लोगों की मदद करनी होती है, फिर एरिया देखना होता है। इधर प्रियंका के परिवार वाले बहुत परेशान थे। वे जल्द से जल्द शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर पूरी घटना बताते हैं। पुलिस प्रियंका के परिवार के साथ लोकेशन पर पहुंचती है और छानबीन शुरू करती है, मगर पुलिस भी नाकामयाब रही। उन्हें प्रियंका की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सारी रात वो सब मिलकर प्रियंका को ढूंढते रहे। धीरे धीरे सुबह हो जाती है, लेकिन 28 नवंबर की सुबह प्रियंका के परिवार के लिए अंधेरा लेकर आई थी। टोल प्लाजा के कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है चट्टनपल्ली। यहाँ से एक फ्लाईओवर निकल रहा था। चट्टनपल्ली का एक दूध वाला इस फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहा था। वो देखता है कि वहाँ कुछ जला हुआ पड़ा है। जब वो पास जाकर देखता है तो वो एक लाश थी। तभी इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। शमशाबाद पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है। लाश पूरी तरह जल चुकी थी, उसे पहचानना मुश्किल था। पुलिस को लाश से एक जला हुआ दुपट्टा और एक गणेश जी का लॉकेट मिलता है। पुलिस को रात को ही प्रियंका की मिसिंग रिपोर्ट मिली थी और पुलिस को शक था कि ये लाश प्रियंका की हो सकती है। इसलिए पुलिस प्रियंका के परिवार वालों को लाश की पहचान करने के लिए बुलाती है। बहन ने मिली हुई चीजों से प्रियंका को पहचान लिया। पहचान के बाद पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रिपोर्ट से पता चलता है कि इनके साथ
हुआ है और गला घुटने से इनकी मौत हो गई। बाद में मिट्टी के तेल से बॉडी को जला दिया गया। जैसे ही खबर जनता तक पहुंची तो लोग सड़क पर उतर गए। लोग प्रोटेस्ट करने लगे, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करने लगे। धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में फैल गई। अलग अलग राज्यों के लोग भी सड़क पर उतर आए। सभी की एक ही मांग थी कि प्रियंका को इंसाफ दो। हैदराबाद पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगा था, इसलिए पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाकर दोषियों को पकड़ने में लग जाती है। सबसे पहले टोल प्लाजा के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। रास्ते में आने वाले सभी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को प्रियंका एक अनजान आदमी से बात करते हुए दिखाई देती है। पुलिस को पता चला कि ये आदमी ट्रक ड्राइवर का साथी था। पुलिस को ट्रक का नंबर ही पता चल गया था, क्योंकि ये ट्रक 26 नंबर से वहीं पर पार्क था। ट्रक के नंबर के जरिए पुलिस को ट्रक के मालिक का पता चल जाता है। पुलिस उससे पूछती है कि उस दिन ट्रक कौन चला रहा था, तब वो ड्राइवर का नाम और पता बता देता है। पुलिस ट्रक ड्राइवर तक पहुंच जाती है। ड्राइवर का नाम था मोहम्मद आरिफ। पुलिस इसको पकड़ती है। इसके जरिए 3 और लोग पकड़े जाते हैं, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंता कुट्टा। 29 नवंबर तक ये चारों लोग पकड़े जाते हैं। इसके बाद पुलिस इन्हें कोर्ट लेकर जाती है। फिर यहाँ से शमशाबाद पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है। लेकिन इस वक्त तक ये बात फैल चुकी थी कि पुलिस ने चारों अपराधियों को पकड़ लिया है और सभी को शमशाबाद पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है। लोगों ने पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया। लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे कि अगर चारों अपराधियों को यहाँ लाया गया तो पुलिस जनता से उन्हें बचा नहीं पाएगी। इसलिए पुलिस कोर्ट से परमिशन लेकर कोर्ट से 90 किलोमीटर दूर चेरलापल्ली जेल जाते हैं और दोषियों को वहीं बंद कर देते हैं। पुलिस आगे जांच करती है। जहां से प्रियंका गायब हुई थी, पुलिस को वहां फोन, घड़ी और प्रियंका की चप्पल मिलती है। पुलिस इन सबूतों को फोरेंसिक के लिए भेज देती है। 2 दिसंबर को पुलिस कोर्ट से दोषियों से पूछताछ करने की इजाजत लेती है। पुलिस को 10 दिनों तक का समय मिलता है। 4 दिसंबर से इनसे पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ में बताते हैं कि 26 नवंबर से ही ये लोग ट्रक के साथ टोंडुपल्ली टोल प्लाजा पर आए थे। इनके पास ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं था कि ये आगे कहाँ जाना है, इसलिए ये लोग पार्किंग में रुके हुए थे। 27 नवंबर को प्रियंका अपनी स्कूटी टोल प्लाजा की पार्किंग में इन्हीं के ट्रक के पीछे पार्क करती है। जब इन्होंने प्रियंका को देखा तो उसके साथ गलत करने का प्लान बनाया। प्रियंका के वहाँ से जाने के बाद जोलू नवीन स्कूटी के पास आया और उसे पंचर कर दिया। इसके बाद ये प्रियंका के वापस आने का इंतजार करते हैं। इंतजार के दौरान इन लोगों ने शराब पी। जैसे ही प्रियंका वापस आती है तो आरिफ उसकी मदद के लिए जाता है, जिसे प्रियंका मना कर देती है। कुछ देर बाद जोलू शिवा आता है और स्कूटी को पंचर की दुकान पर ले जाने का नाटक करता है। जब प्रियंका आगे की मदद के लिए मना करती है तो वो वहाँ से चला जाता है। उस वक्त प्रियंका अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। 9:42 पर फोन कट हो जाता है और आसपास के लोग भी कम हो जाते हैं। तब ये चारों मौका देखकर वहीं पर प्रियंका का करते हैं। जब उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की तो इन लोगों ने जबरदस्ती उसे शराब पिलाई और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद भी इन्होंने प्रियंका के मुंह को हाथ से दबा रखा था और सांस न आने की वजह से उसकी मौत हो गई। प्रियंका की मौत के बाद इन्होंने बॉडी को कंबल में लपेटकर ट्रक में डाल दिया, जिसके बाद ये लोग ट्रक और स्कूटी लेकर वहाँ से चले गए। इनमें से 2 लोग पेट्रोल लेने के लिए स्कूटी पर गए, लेकिन पेट्रोल पंप पर काम कर रहे व्यक्ति ने बोतल में पेट्रोल देने से मना कर दिया, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले गए। इनके ट्रक में एक स्टोव था जिस पर ये खाना बनाते थे। उस स्टोव में केरोसिन ऑयल था। वो लोग स्टोव से केरोसिन ऑयल निकालते हैं और फ्लाईओवर के नीचे जाकर बॉडी को जला देते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए ये लोग वहीं रुकते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में इनकी बताई हुई जगह से पुलिस ने स्कूटी को बरामद कर लिया। स्कूटी की नंबर प्लेट निकालकर उसे झाड़ियों में फेंका हुआ था। इस सब के बाद 5 दिसंबर की रात को पुलिस इन्हें क्राइम स्पॉट पर लेकर जाती है और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। इस सब में सुबह हो जाती है। सुबह के 5 बजे पुलिस इन्हें वहीं लेकर जाती है जहाँ बॉडी जलाई गई थी। यहाँ 2 अपराधियों आरिफ और चिंता कुट्टा ने पुलिस की पिस्टल को छीन लिया और गोलियां चलाने लगे। बाकी 2 ने पत्थर उठाकर पुलिस को मारना शुरू कर दिया। इनके पास अब भागने का मौका था। ये चारों भागने लगते हैं, जिस पर पुलिस इन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है। इस सब में 2 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। पुलिस को लगा अब ये रुकने वाले नहीं है। तब पुलिस ने पिस्टल निकाली और चारों का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के इस काम से लोग बहुत खुश थे, पुलिस की तारीफ कर रहे थे, उन्हें मिठाइयाँ खिला रहे थे, उन पर फूल बरसा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि पुलिस ने सब पहले से ही प्लान कर रखा था। इसके बाद ये जानने के लिए कि ये एनकाउंटर फेक था या रियल, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई और जांच में पाया गया कि एनकाउंटर फेक था, जिसके आधार पर सभी पुलिसकर्मी जो इस एनकाउंटर में इन्वॉल्व थे उन पर मुकदमा चलाया गया और ये मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसी के साथ इस केस में इतना ही। आपको क्या लगता है, पुलिस वालों ने जो भी किया वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।